गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरजे चांद अकेडमी। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में नेशनल इनकम के बारे में अध्ययन किया था साथियों। उसके कंसेप्ट, कंप्यूटेशन मेथड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अपने डीपली स्टडी की थी साथियों। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर यानी मुद्रास्फीति के बारे में, इन्फ्लेशन। दोस्तों, अध्ययन करने से पहले हम चर्चा करना चाहेंगे कि आज हम मुद्रास्फीति क्या होती है और स्फीति क्या होती है, उसके मेजर कॉजेज क्या होते हैं, उनको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, उन चीज़ों के बारे में आज हम डीपली स्टडी करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल आरजे चांद अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होती है? ये इंडियन इकोनॉमिक का चैप्टर है साथियों। देखिए, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। यानी मुद्रास्फीति के अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है, यानी महंगाई होती है। जब देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा के प्रचलन, मनी सर्कुलेशन में अपेक्षाकृत तीव्र वृद्धि होती है तो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति के दो महत्वपूर्ण रूप हैं। देखिए साथियों, मुद्रास्फीति के कितने प्रकार है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो ध्यान रखें कि मुद्रास्फीति दो प्रकार की होती है। पहली तो होती है मांग प्रेरित स्फीति, यानी डिमांड पुल, और अगली होती है लागत प्रेरित यानी कॉस्ट पुश। यानी मुद्रास्फीति दो प्रकार की होती है। एक पहली होती है मांग प्रेरित एंड सेकंड होती है लागत प्रेरित स्थिति। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं मांग प्रेरित स्थिति उस समय उत्पन्न होती है, यानी जो स्थिति है, मांग प्रेरित स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब चालू कीमतों पर वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए कुल मांग इनकी कुल पूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है। यानी कुल मांग इनकी पूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है, यानी कुल डिमांड इनकी सप्लाई की अपेक्षा ज़्यादा हो जाती है। ऐसा उस समय होता है जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन में वृद्धि उसी अनुपात में न हो। यानी जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है तो उत्पादन उसी अनुपात में नहीं हो पाता है, यानी वस्तुओं का प्रोडक्शन उसी अनुपात में नहीं हो पाता है जिस अनुपात में उस पर्टिकुलर वस्तु की डिमांड हो। इसी प्रकार लागत प्रेरित स्थिति उस स्थिति का द्योतक है जब लागत में वृद्धि हो जाने पर परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि होने लगती है। यानी जब किसी वस्तु की, यानी किसी प्रोडक्शन की कॉस्ट में वृद्धि हो जाती है, यानी उसके प्राइसेस में इंक्रीज हो जाने पर उनकी कीमतों में वृद्धि होने लगती है, जिसे लागत स्फीति कहा जाता है। अब बात करते हैं साथियों आगे। जब प्रचलन में मुद्रा की वृद्धि की दर उत्पादन वृद्धि से कम रह जाती है, यानी जब प्रचलन में, यानी सर्कुलेशन में मुद्रा की वृद्धि की दर उत्पादन वृद्धि से कम रह जाती है तो उसे मुद्रा संकुचन की स्थिति कहा जाता है। मुद्रा संकुचन की स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं के मूल्य कम होने लगते हैं, यानी यह मुद्रा स्फीति का विपरीत रूप है, मुद्रा संकुचन। यद्यपि अर्थव्यवस्था के लिए ये दोनों स्थितियां ही हानिकारक होती है, यानी मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन या मुद्रा अस्फीति जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स है, उसके लिए हार्मफुल होती है, यानी नुकसानदायक होती है। तथापि विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए हल्की सी मुद्रास्फीति एक टॉनिक का कार्य करती है। टॉनिक यानी दवा का कार्य करती है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मूल्य वृद्धि से उत्पादकों को अधिक लाभ कमाने की इच्छा में अधिक उत्पादन करने की प्रेरणा मिलती है, जिससे रोजगार का विस्तार होता है। मुद्रास्फीति अनियंत्रित हो जाने पर हानि होने लगती है, यानी मुद्रास्फीति भी नहीं होनी चाहिए और मुद्रा अस्फीति भी नहीं होनी चाहिए, यानी मुद्रा संकुचन पर भी नियंत्रण होना चाहिए तथा मुद्रास्फीति पर भी नियंत्रण होना चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था का संतुलन ठीक ढंग से बना रह सके, जिससे ना तो महंगाई बढ़ेगी और ना ही वस्तुओं के मूल्यों में अनावश्यक वृद्धि होगी। मुद्रा संकुचन की स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए अधिक घातक होती है। अति उत्पादन की स्थिति में उत्पन्न हो जाने तथा साथ ही साथ मुद्रा की कमी हो जाने से क्रय शक्ति में कमी आ जाने के कारण बाजार में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे उद्योग धंधे बंद होने लगते हैं तथा बेरोजगारी में वृद्धि होती है।
यानी दोस्तों मुद्रा संकुचन के अंतर्गत ज़्यादा उत्पादन हो जाने पर मुद्रा की कमी हो जाने से लोगों की क्रय शक्ति में कमी आ जाती है, जिसके कारण बाजार में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं, व्यापारियों को नुकसान होता है तथा लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बेरोजगारी का काफ़ी बड़ा समस्या सामने आ जाती है। अब बात करते हैं आगे, यानी मुद्रास्फीति की माप है, यानी मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति की माप किस तरीके से और कैसे की जाती है। दोस्तों देखो, तो मुद्रास्फीति की माप सामान्य कीमत निर्देशांकों द्वारा की जाती है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि मुद्रास्फीति की माप कैसे की जाती है, तो इसकी माप कीमत निर्देशांकों के माध्यम से की जाती है, यानी ये इसका मानक होता है। कीमत निर्देशांक वस्तुओं के औसत मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों की माप करता है, यानी जो कीमत निर्देशांक है, जो वस्तुओं के एवरेज प्राइसेज होते हैं उनमें होने वाले चेंजिंग की मेजरमेंट का कार्य करता है। आधार वर्ष का निर्देशांक 100 मान लिया जाता है, यानी आधार वर्ष का निर्देशांक 100 के गुणक में माना जाता है तथा उसकी तुलना में चालू वर्ष के निर्देशांक की गणना की जाती है, यानी उसकी जो पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के निर्देशांक की गणना की जाती है। यदि चालू वर्ष का निर्देशांक 100 से कम है, यानी करंट ईयर का निर्देशांक 100 से कम है, तो ये कीमतों में कमी को प्रदर्शित करता है, और यदि वर्ष का निर्देशांक 100 से अधिक है तो यह कीमतों में वृद्धि को प्रदर्शित करता है, यानी कम होने पर कीमतों में कमी को प्रदर्शित करता है तथा अधिक होने पर कीमतों में वृद्धि को इंडिकेट करता है, यानी विपरीत संबंध पाया जाता है इनमें। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं मुद्रा के मूल्य अथवा मुद्रा की क्रय शक्ति तथा मुद्रास्फीति के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मुद्रा के मूल्य तथा मुद्रास्फीति के मध्य कैसा संबंध पाया जाता है, तो याद रखें मुद्रास्फीति तथा मुद्रा के मूल्य विपरीत संबंध पाया जाता है, यानी विपरीत संबंध पाया जाता है। अतः निर्देशांकों की सहायता से मुद्रा के मूल्य को भी मापा जा सकता है। मुद्रा स्तर के बढ़ने पर मुद्रा का मूल्य क्रय शक्ति घटता है, जब मूल्य स्तर घटने पर मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, यानी इनमें विपरीत संबंध पाया जाता है, यानी मुद्रा स्तर के बढ़ने पर मुद्रा का मूल्य घटता है, जबकि मूल्य स्तर घटने पर मुद्रा का मूल्य यानी क्रय शक्ति बढ़ती है। यानी मूल्य स्तर घटेगा तो वस्तुएं सस्ती होगी तो क्रय शक्ति बढ़ेगी, मूल्य बढ़ेगा तो महंगाई होगी, लोगों की क्रय शक्ति कम होगी, यानी विपरीत संबंध पाया जाता है। अब बात करते हैं सेवा मूल्य सूचकांक, एक ये नया सूचकांक है, हम इसके बारे में देखते हैं। थोक मूल्य सूचकांक या WPI एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बाद अब एक नया सेवा मूल्य सूचकांक यानी सर्विस प्राइस इंडेक्स लाने का केंद्र सरकार का इरादा है। यह सूचकांक सेवाओं के क्षेत्र में मूल्य में उतार चढ़ाव की माप करेगा। सेवा मूल्य सूचकांक के निर्माण के लिए JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है दिल्ली में के प्रोफेसर CP चंद्रशेखर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नयन विभाग DIPP द्वारा पिछले वर्ष किया गया था। इस समिति ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें इस सूचकांक के निर्माण हेतु प्रक्रिया के साथ साथ इसके अन्य विभिन्न पहलुओं का प्रकाश डाला गया है। यानी यह नया सूचकांक है जो गवर्नमेंट का लाने का प्लान है, सेवा मूल्य सूचकांक। अब बात करते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी ग्रामीण नगरीय तथा समग्र यानी दोनों के आधार वर्ष को 2010 से बदलकर 2012 किया गया है, यानी इसका आधार वर्ष से बदलकर 2012 किया गया है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी ग्रामीण नगरीय और समग्र का। दोस्तों याद रखें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो इनका आधार वर्ष बदलकर 2012 किया गया है। यानी CSO ने ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों के लिए आकलित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष बदलकर 2012 किया गया है। CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा कर दिया गया है। संशोधित आधार वर्ष की श्रृंखला के पहले आंकड़े 12 फरवरी 2015 को जारी किए गए थे। CPI में सम्मिलित उप संगठकों के बाहर उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण 11/12 पर आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के अनुसार है, यानी जो उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण 2011-12 पर आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार है, यानी जो 12 फरवरी 2015 को जारी किए गए थे संशोधित आधार वर्ष की श्रृंखला।
अब बात करते हैं शास्त्रों, पहले तो बात की अपन ने मुद्रास्फीति की। अब बात करते हैं इसके विपरीत मुद्रा अस्फीति यानी मुद्रा संकुचन। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि मुद्रा संकुचन मुद्रा अस्फीति में क्या अंतर है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये समानार्थक है। यानी अस्फीति को मुद्रा संकुचन भी कहा जाता है। ठीक है, ये मुद्रा स्फीति की विपरीत स्थिति है। यानी प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार मुद्रा अस्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, यानी इसके अंतर्गत मुद्रा का मूल्य इंक्रीज होता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें कम होने लगती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इस स्थिति के अंतर्गत यानी अस्फीति के अंतर्गत मुद्रा का तो मूल्य बढ़ता है, लेकिन साथ में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें कम होने लगती है। अब बात करते हैं मुद्रा अस्फीति के कारण क्या क्या है, क्यों बढ़ता है, क्या रीजन है, देखते हैं। जब सरकार देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा को कम कर देती है, यानी जब सरकार देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा को कम कर देती है, पहला कारण तो ये हो गया। अगला है जब सरकार लोगों पर भारी, यानी जब सरकार द्वारा लोगों पर भारी डायरेक्ट टैक्स लगाती है अथवा बड़ी मात्रा में जनता से ऐच्छिक या अनिवार्य रूप से ऋण लेती है। अगला है जब केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई, यानी दोस्तों याद रखिए अपने ये इस चीज़ को बैंकिंग मुद्रा के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एक केंद्रीय बैंक होता है, यानी बैंकों का बैंक कहा जाता है, जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचता है जिससे चलन में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। यानी सेंट्रल बैंक द्वारा यानी खुले बाजार के अंतर्गत सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है जिससे कि चलन में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, ये भी कारण होता है। अगला है जब साख मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण रखने के लिए आरबीआई नगद कोषों यानी जो सीआरआर एसएलआर रेट्स होती है उनमें चेंजिंग करता है, नगद कोषों के अनुपात में वृद्धि, साख का राशनिंग तथा सीधी कार्रवाई एक्सेट्रा आदि उपाय अपनाता है। अगला है जब आरबीआई बैंक रेट में वृद्धि कर देता है जिससे साख की मात्रा में कमी हो जाती है, यानी बैंक रेट में वृद्धि होने पर साख की मात्रा में कमी हो जाती है। जब देश में अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, अर्थात वस्तुओं की पूर्ति उनकी मांग से अधिक हो जाती है, यानी जब देश के अंतर्गत डिमांड कम हो लेकिन उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, यानी एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी वस्तुओं की पूर्ति उनकी मांग से अधिक हो जाती है एवं कीमतों में गिरावट आने लगती है। यानी सीधा सा कहने का तात्पर्य यह है कि जब उत्पादन अधिक मात्रा में हो जाएगा, उनकी डिमांड कम रहेगी, उनकी सेल्स नहीं होगी, तो उनकी कीमतों में ऑटोमेटिक यानी स्वाभाविक रूप से ही गिरावट आने लगती है, जिससे आम उपभोक्ता भी उन वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रेरित होने लगता है। अब बात करते हैं साथियों भारत में मुद्रा आपूर्ति के माप, यानी भारत के अंतर्गत मुद्रा आपूर्ति के माप कौन कौन से हैं, देखते हैं। ये अच्छा टॉपिक है साथियों, अच्छी तरह से देखें। यानी डॉक्टर वाई वी रेड्डी की अध्यक्षता में गठित कार्यदल ने मुद्रा आपूर्ति के संकेतकों, यानी जो ये मुद्रा आपूर्ति के इंडिकेटर है, यानी M1, M2, M3 आदि में व्यापक परिवर्तन करने की सिफारिश की थी। देश में लागू किए गए वित्तीय सुधारों के परिप्रेक्ष्य में मौद्रिक सर्वेक्षण के विश्लेषणात्मक पहलुओं पर पुनर्विचार के लिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इस कार्यदल का इस टास्क फोर्स का गठन दिसंबर 1997 में किया गया था। यानी इस दल का गठन कब किया गया था, 97 में किया गया था, तथा 23 जून 1998 यानी 23 जून 1998 को इसे अपनी रिपोर्ट आरबीआई को सौंपी थी। यानी इस दल का गठन 97 में किया गया था तथा इस दल ने अपनी रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 23 जून 1998 को सौंपी थी। वित्तीय प्रणाली के संबंध में व्यापक जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस दल ने मूल्यांकन के नए मानकों को अपनाने का सुझाव दिया था। यानी इनमें 4 मौद्रिक सूचकों ने, पहले 3 मौद्रिक सूचक थे M1, M2, M3 तथा इसमें 4 मौद्रिक सूचकों यानी M0, M1, M2, M3 व 3 तरलता सूचकों यानी लिक्विडिटी इंडिकेटर है, यानी L1, L2, L3 के अतिरिक्त प्रति तिमाही एवं वित्तीय क्षेत्र समीक्षा फाइनेंशियल सेक्टर सर्वे प्रकाशित करने को कहा गया। यानी इस दल द्वारा ये सुझाव दिए गए थे, किसको दिए गए थे, आरबीआई को दिए गए थे।
अच्छी तरह से देखें। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं साथियों, मुद्रा आपूर्ति के मौजूदा सूचक है, यानी मुद्रा आपूर्ति के जो सूचक है वो क्या है देखते हैं। यानी M1 का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको इग्नोर ना करें। यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि M1 का तात्पर्य क्या होता है, M2 का तात्पर्य क्या होता है, M3 का तात्पर्य क्या होता है, M4 क्या होता है, इसका सूत्र बताओ, ये कैसे निकाला जाता है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है। देखो M1 की बात करते हैं। M1 के अंतर्गत क्या होता है, देखो जनता के पास मुद्रा, यानी जनता के पास जो धन होता है, मुद्रा होती है, उसमें एक करेंसी नोट व सिक्के आते हैं, यानी उसके अंतर्गत करेंसी नोट व सिक्के हैं, प्लस बैंकों की मांग जमा, यानी बैंकों की डिमांड डिपॉजिट होती है, प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। यानी M1 निकालने के लिए जनता के पास मुद्रा प्लस बैंकों की मांग जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं होती है, उससे M1 प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं M2 की। M2 निकालने का सूत्र है M1 प्लस डाकघरों के पास बचत बैंक जमाएं, यानी M1 प्लस डाकघरों के पास बचत बैंक जमाओं से M2 निकाला जाता है। अब M3 कैसे निकाला जाता है, M1 प्लस बैंकों के सावधि जमाएं, यानी M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं, तथा M4 के लिए M3 प्लस डाकघरों की समग्र जमाएं। ये सूत्र M1, M2, M3, M4 के बारे में है। तो दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है, इनका मतलब क्या होता है, M1 का, M2 का, M3 का, M4 का। तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखें, इनके अंतर्गत यही चीज़ें शामिल होती हैं। अब बात करते हैं आगे, सस्ती मुद्रा नीति एवं महंगी मुद्रा नीति, चीप मनी पॉलिसी एंड डियर मनी पॉलिसी। देखिए सस्ती मुद्रा नीति क्या होती है और महंगी मुद्रा नीति क्या होती है। इस सस्ती मुद्रा नीति से तात्पर्य ऐसी मौद्रिक नीति से हैं जिसके अंतर्गत उद्योगों, व्यवसायियों व उपभोक्ताओं को कम ब्याज दर व आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध होते हैं। उद्योगों व व्यापार को प्रोत्साहन देने हेतु प्राय इसी नीति का उपयोग किया जाता है, किंतु सस्ती मुद्रा नीति से मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। देखो दोस्तों, इस सस्ती मुद्रा नीति के अंतर्गत भारत में जो जितने भी उद्योग हैं, व्यवसाय है, उपभोक्ताओं को बैंकों द्वारा कम ब्याज दर पर व आसान शर्तों पर ऋण प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिससे व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाता है। अतः इस नीति का उद्देश्य इसलिए बनाया गया है। किंतु सस्ती मुद्रा नीति से मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है, किंतु इसका एक नुकसान भी है, नकारात्मक कारण है कि इससे मुद्रा नीति से मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है, यानी सस्ती मुद्रा नीति से महंगाई बढ़ती है। इसके विपरीत महंगी मुद्रा नीति का उपयोग साख संकुचन के लिए किया जाता है। इससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। महंगी मुद्रा नीति के अंतर्गत ब्याज दर वृद्धि कर दी जाती है, यानी महंगी मुद्रा नीति के अंतर्गत ब्याज के दरों में वृद्धि कर दी जाती है, यानी ये इसका विपरीत है। इसको नियंत्रित करने के लिए ये नीति अपनाई जाती है। अब बात करते हैं साथियों कि भारत के अंतर्गत आप अपने बात कर ली, मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति अपस्फीति क्या है, संकुचन क्या है, और उनके जो जो फैक्टर्स से हमने पढ़ लिए। पर अब बात करते हैं मेन कि भारत में मुद्रास्फीति के कारण क्या है, कि महंगाई क्यों बढ़ती है, इसका रीज़न देखते हैं। पहला है मुद्रा की पूर्ति व वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धियों में भारी असंतुलन है। सरकारी व्यय में वृद्धि तथा घाटे की वित्त व्यवस्था का बढ़ता हुआ उपयोग है। माल का उत्पादन लक्ष्य से कम या ज़्यादा होना, यानी माल आवश्यकताओं के हिसाब से नहीं होना, सिस्टमेटिक तरीके से उनका प्रोडक्शन नहीं होना, सरकार द्वारा प्रमुख वस्तुओं की प्रशासित कीमतों के बढ़ाए जाने से मुद्रास्फीति, ये सरकार द्वारा प्रमुख जो सरकार के कंट्रोल में होती है यानी नियंत्रण में होती है, उनकी कीमतों में वृद्धि की जाती है, जिससे भी महंगाई मुद्रास्फीति बढ़ती है। सरकारी खरीद व सार्वजनिक वितरण में कमियाँ, यानी जो PDS होती है, सरकारी खरीद और सार्वजनिक वितरण में जो कमियाँ होती है, उनसे भी मुद्रास्फीति बढ़ती है। इनडायरेक्ट टैक्सेज होते हैं, उनमें वृद्धि से मुद्रास्फीति बढ़ती है। इन परोक्ष करों में वृद्धि, लंबी अवधि में परिणाम देने वाले प्रोजेक्ट पर सार्वजनिक व्यय का मुद्रास्फीति पर प्रभाव, तथा उपयोग्य वस्तुओं के निर्यात का प्रभाव, इनके कारण इन बिंदुओं से मुद्रास्फीति बढ़ती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि मुद्रास्फीति के मुख्य कारण क्या क्या हैं, तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से देखें। अब अगला टॉपिक है अपना, सरकार द्वारा मुद्रास्फीति की समस्या को दूर करने के उपाय, यानी सरकार द्वारा जो महंगाई बढ़ी है, मुद्रास्फीति हुई है, उसको नियंत्रित यानी कंट्रोल्ड
तथा उस समस्या को दूर करने के क्या क्या उपाय या प्लानिंग की जाती है। देखो साथियों, पहला तो होता है कि मौद्रिक उपाय की पहला मौद्रिक उपाय होता है, यानी मौद्रिक उपाय। मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है दोस्तों, याद रखें। मौद्रिक नीति भारत के केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की जाती है। यानी इसके संबंध में आरबीआई द्वारा बैंक रेट में कमी या वृद्धि की जाती है। रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर को नियंत्रित किया जाता है, जिससे कि मुद्रास्फीति से बचा जा सके। खाद्यान्नों की राशनिंग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस एवं वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था की जाती है। कृषिगत उत्पादन बढ़ाने के उपाय किए जाते हैं, यानी कृषिगत का कृषि के संबंध में जो उत्पादन है उन वस्तुओं का मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त किया जाए, उसके बारे में प्लानिंग की जाती है। बजट संबंधी नीति में परिवर्तन किया जाता है, यानी जो सरकार द्वारा बजट पेश किया जाता है किस नीति से किया जाता है, उन नीतियों में भी चेंजिंग करने का प्रावधान किया जाता है। यानी सरकार द्वारा किसी वर्ष टैक्स की दरों में वृद्धि कर दी जाती है, किसी वर्ष कमी कर दी जाती है, तो उन चीज़ों में सामंजस्य बना के बजट के जो बारे में रेगुलेशन है उनमें परिवर्तन किया जाता है। अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 का उपयोग व इसमें संशोधन किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं कि मैक्सिमम उद्योगों द्वारा उत्पादन किया जाए। मांग को कम करने के उपाय किए जाते हैं, यानी किसी वस्तु का उत्पादन अगर कम हो रहा है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है कि मूल्य में वृद्धि होगी, कालाबाजारी होगी, रिश्वतखोरी होगी। तो मांग को कम करने के उपाय भी सरकार द्वारा किए जाते हैं। अगला है कर की चोरी रोकने तथा अपराधों के विरुद्ध कड़ा अभियान या योजना को अपनाया जाता है, यानी करों जो टैक्सेस की चोरी होती है उनको रोकने के प्रावधान भी सरकार द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि कई लोगों द्वारा टैक्स समय पर या सरकार को चुकाए नहीं जाने से सरकार के रेवेन्यू में कमी आती है। सरकार सामाजिक कल्याण पर कार्य अपनी योजना के हिसाब से या उद्देश्यों के हिसाब से खर्च नहीं कर पाती है, जिससे कि महंगाई बढ़ती है। तो इन कारणों से सरकार द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मुद्रास्फीति की दरों के बारे में। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें, एग्जाम में पूछ लें कि मुद्रास्फीति की वर्तमान दरें क्या है। देखिए, यानी अपन 2 वर्षों की तुलना कर रहे हैं, पुरानी वर्षों से कोई मतलब नहीं है, इतना पीछे एग्जामिनर नहीं पूछेगा क्वेश्चन। आप 2 वर्षों की करंट डेटा याद रखें। बात करते हैं वर्ष 2020-21 के अंतर्गत विस्तृत मुद्रा, यानी M1 को तो ये है विस्तृत मुद्रा। M3 विस्तृत मुद्रा का एक परिचायक होता है, जिसके अंतर्गत दर थी 12.2 तथा जीडीपी स्थिर कीमतों पर वर्ष 11-12 पर माइनस में दर थी, यानी -7.2% की ऋणात्मक वृद्धि थी। और बात करते हैं आगे थोक मूल्य सूचकांक या WPI में वृद्धि दर थी। इसका आधार वर्ष 2011-12 था और इसकी वृद्धि दर थी 1.3, यानी 1.3% वृद्धि दर थी। तथा 21-22 की तुलना करें तो विस्तृत मुद्रा M3 के अंतर्गत 8.7% दर थी। जीडीपी स्थिर कीमतों पर 11-12 में 9.2 थी, यानी इसमें सकारात्मक वृद्धि दर थी। और थोक मूल्य सूचकांक पर आधार वर्ष 11-12 के हिसाब से 13% की वृद्धि दर्ज की गई थी, यानी इतनी महंगाई बढ़ी थी। तो दोस्तों आपका यह चैप्टर पूरा हो चुका है। हमने मुद्रास्फीति और स्फीति के बारे में पूर्ण रूप से स्टडी कर ली है। साथियों, अब हम आगे वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो में ज़रूर कमेंट करें। कुछ क्यूरीज है आपकी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।